आज के इस वीडियो में लुसेंट और अरिहंत जीके के 5000 प्रश्नों के लिए 11वां भाग लेके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पर जाकर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है? तो यह है हिमालय पर्वत। क्योंकि हिमालय पर्वत इसलिए अस्थायी खंड नहीं है क्योंकि आज जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था, नाम था टिसीत। वहाँ पे समुद्र हुआ करता था और बाद में इंडो यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आप प्लेट का भी नाम याद रख सकते हैं, इंडो यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों प्लेट के टकराने से ये हिमालय पर्वत बना। जैसे कि एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पे है, जब ये प्लेट टकराई तो इस तरह ये इसको ऊपर उठा दिया और आज वहाँ पे 8848 मीटर का एक हिमालय पर्वत खड़ा है। तो जो पृथ्वी के साथ रहा होगा उसे हम अस्थायी कहेंगे। ये तो पृथ्वी पे बाद में आया, इसीलिए यह एक अस्थायी खंड नहीं है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर है? तो यह है केरल में। देखिए सबरीमाला मंदिर वही है जहाँ पे भगवान अयप्पा का मंदिर है, अयप्पा का मंदिर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी विवाद रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की एंट्री को अलाउ कर दिया, जो कि उतने हद तक प्रभावशाली नहीं रहा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है जैसलमेर। वैसे आप देखेंगे कि राजस्थान, ये वही राजस्थान है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान से अटैच है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है? तो ये है राजस्थान। और राजस्थान पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से जो राजस्थान है ये सबसे बड़ा स्टेट है पूरे इंडिया का और इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसको कि हम पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में क्या नहीं था? तो पृथ्वी के स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं था। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं था? क्योंकि आपने सुना होगा कि पृथ्वी एक जलते हुए आग की गोला थी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो जल के ख़त्म हो गया था। बाद में हजारों साल तक यहाँ पे बारिश हुई और धीरे धीरे यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, जो कि सबसे ज़्यादा जो कि सिटी का रूप ले चुका हो? तो ये है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। आपने बॉलीवुड मूवी देखा हो तो बॉलीवुड मूवी का हेडक्वार्टर भी मुंबई ही है। आगे बढ़ते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? जनसंख्या घनत्व तो यह है बिहार। अब देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है? तो घनत्व मतलब कि वैसे आप अगर फिजिक्स में देखें तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हो उसे हम कहेंगे जनसंख्या घनत्व। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, केवल 17 लोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो यूनियन टेरेटरी है मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है उसमें किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ध्यान से सुनिए, यूनियन टेरेटरी में मतलब कि जनसंख्या जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जनसंख्या घनत्व किसका सबसे अधिक है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली में ज़्यादा लोग रहते हैं कम क्षेत्र में, और जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे कम क्षेत्र में वहाँ का जो घनत्व होगा वो अधिक होगा। तो अगर स्टेट में पूछे तो बिहार और कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, यूनियन टेरेटरी में पूछा जाता है तो दिल्ली। अब अभी तक आपने इस समय मतलब कि हम 2019 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप देखेंगे कि अभी भी हम 2011 के ही गणना पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो जनगणना है ये 10 साल पे होती है, ये हर साल नहीं होती, ये 10 साल पे होती है। और इसके कई कारण हैं, क्योंकि हर साल कराने पर बहुत ज़्यादा राजस्व जाएगा, तो इसीलिए 10 साल पे कराई जाती है। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी, अगली बार ये जनगणना 2021 में होगी।
2021 जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बता दें। 2021 में जो ओबीसी कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास, इसकी काउंटिंग अलग से होगी। मतलब कि जो अधिकारी जाएंगे वही काउंट करेंगे, लेकिन इसकी काउंटिंग अलग से की जाएगी। अगला है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए थे उसमें से तमिलनाडु सही उत्तर था। अगला है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ। क्योंकि देखिए जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, लेकिन खाद्यान्न में किसका ज़्यादा उत्पादन हुआ, तो ये था गेहूं। आपसे पूछ लिया जाए कि आलू किस क्रांति के तहत आता है, आलू या फिर शहद किस क्रांति के तहत आता है, तो शहद आता है गोल्डन क्रांति के तहत। नीली क्रांति में किसके उत्पादन पे हमने बात की, तो नीली क्रांति में हमने मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन पे बात किया। तो इस तरह कई क्वेश्चन क्रांति से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, जो हरित क्रांति है उसके जनक कौन माने जाते हैं इंडिया में। इन इंडिया कौन जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के, ये आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन होगा और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, तो यह है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। और भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं, तो यह है झारखंड, जिसकी कैपिटल है रांची, यानी कि ये बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये सूर्य के धरातल का तापमान है। यहाँ पे होता क्या है, तो सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब कि छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। और यहाँ पे कौन सा गैस की अधिकता है, तो हाइड्रोजन, उसके बाद से हीलियम। अगला है कि बेमानंद झील कहाँ पर है, तो यह है केरल में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो यह है बुध। और क्यों कम समय में लगा पाता है, क्योंकि ये जो सूर्य है उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। आपको बता दें कि बुध केवल 28 दिनों में जो सूर्य का चक्कर लगा पाता है। और अगर आप ग्रहों का नाम लिखें, जैसे कि यहाँ पे हम बुध लिख देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बस इतना ही, 4 ही लिखते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे पृथ्वी किससे ज़्यादा नज़दीक है, शुक्र से या फिर मंगल से। आप कमेंट करिए, हम इसका उत्तर अभी बता रहे हैं। पृथ्वी सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके है, क्योंकि शुक्र और मंगल के बीच में है, तो किससे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो सही उत्तर है शुक्र। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शाम और सुबह का यानी कि भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 से ही 1/4 दिन लेती है, लेकिन जो शुक्र है ये पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन लेता है। तो यहाँ पे कई चीज समानता होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ये है गोंड। अगला है कि केसर का वाणिज्यिक स्तर पे मतलब कि व्यापारिक स्तर पे उत्पादन किस शहर में होता है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि मसालों के उत्पादन के लिए किसको जाना जाता है, किस शहर को, सही उत्तर है केरल। कॉफी के उत्पादन के लिए किस शहर को जाना जाता है, तो कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है कर्नाटक को। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ पे है, बेंगलुरु, जिसको कि हम सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर भी है। इसरो मतलब कि अंतरिक्ष के लिए जो भी काम करते हैं, जैसे कि अभी अभी चंद्रयान 2 भेजा गया है, तो ये है कर्नाटक में, बेंगलुरु की इसरो का हेडक्वार्टर है। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, असम को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। असम को, बेहद आसान क्वेश्चन है, असम को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला है कि गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो गंगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है, ये हरियाणा में नहीं जाती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यह है सिक्किम में। और जो भी हम चाइना से कारोबार करते हैं उसमें इस दर्रा का यूज किया जाता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो कि 2 तरफ से मतलब कि इंडिया से एक ही जगह अटैच है, बाकी कई देशों से भी 2-3 देशों से अटैच है, भूटान है, चाइना है। तो यहाँ पे कई बार डिस्प्यूट की भी खबरें आई हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर, तो ये है ऊर्जा का, एनर्जी का। अगला है कि जड़त्व आघूर्ण मात्रक का मात्रक है।
जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, तो यह है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि बल आघूर्ण का मात्रक है तो न्यूटन प्रति मीटर। घनत्व की सही इकाई क्या है, तो यह है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। देखिए होता क्या है कि अगर आपसे किसी का भी इकाई या फिर मात्रक पूछा जाता है तो जरूरी है कि आपको उसका फार्मूला याद हो, क्योंकि अगर आपको घनत्व या मतलब उसका मात्रक नहीं याद होगा तो अगर आपको फार्मूला याद है तो उससे आप निकाल पाएंगे। जैसे घनत्व का हम आपको बता देते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को आप ग्राम, किलोग्राम किसी में भी काउंट कर सकते हैं। अगर सीजीएस पद्धति की बात की जाएगी तो आप ग्राम में ही काउंट करेंगे और आयतन को आप करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको ऊपर लिख सकते हैं तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका सही इकाई है। तो अगर आपको फार्मूला याद है और उनके अलग अलग मात्रक याद हैं तो आप पूरा उसका एक मात्रक निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है। देखिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को अब ट्रिक नहीं करना है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब एक प्रदेश नहीं है। बात हो रही है 2019 की। 2019 में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जम्मू एंड कश्मीर एक प्रदेश नहीं है, यह एक यूनियन टेरिटरी बनाया जा चुका है, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। पहला है जम्मू एंड दूसरा है लद्दाख। जिसमें से लद्दाख होगा वहाँ पे केवल एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, लेकिन जम्मू में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ एक सीएम भी होगा, जैसे कि हम न्यू दिल्ली और पुदुचेरी में देख रहे हैं। पहले जो हमारे यूनियन टेरिटरी थी इनकी संख्या थी 7, लेकिन अब बढ़ के हो जाएगी 9, और पहले जो हमारे स्टेट थे उनकी संख्या थी 29, अब हो जाएगी 28। अगला है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है, तो यह है सतजल से, ब्यास से, सतजल से निकाली गई है। अगला है कि निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में ही इसकी अधिक मात्रा में खेती होती है, तो यह है चुकंदर। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही, तो ये थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब देखिए होता क्या है कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए बनाई जाती थी। अब ये तृतीय पंचवर्षीय योजना इसलिए असफल रही क्योंकि उसमें सूखा पड़ा, एक बार चाइना से युद्ध हुआ, तो इस तरह कई कारणों से जो तृतीय पंचवर्षीय योजना रही यह पूरी तरह फेल हो गई। तो आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही थोड़ा सा समय लेके इसे अभी अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है, मतलब कि 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, ये होता है 1 जूल के। आगे बढ़ें तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा में हम काउंट करते हैं ऊर्जा को। शक्ति को किस में काउंट करते हैं, तो जूल प्रति सेकंड में। ये तो सब डायरेक्ट क्वेश्चन है और बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, आपको सीधे इनका उत्तर पता होना चाहिए। किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो यह है शक्ति का। शक्ति का प्रयोग हम करते हैं किलोवाट के रूप में। अगला है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स ये कहाँ पर स्थित है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। और आपको बता दें कि इंडिया में 2 ज्वालामुखी है जो कि वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो देखिए सूर्य भी एक तारा ही है, तो सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक है। सूर्य को के पास कितने ग्रह हैं, तो सूर्य के पास 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, 2006 के बाद हमने जो लास्ट वाला ग्रह था यम, इसको ग्रह मानना बंद कर दिया। अब हमारे पास केवल हमारे सौरमंडल में 8 ही ग्रह हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो यह है शारदा नहर। नहर पूछा गया है, नदी से कंफ्यूज मत करिएगा। और अगर नदी की बात करें ऑल ओवर इंडिया तो ये है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये गंगा का 1450 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह है बृहस्पति ग्रह। अब चलिए आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए हरा ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं, आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है कि सांबर झील राजस्थान के किस नगर के नज़दीक है, मतलब कि किस नगर में है, तो यह है जयपुर में।
और जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल भी है। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ पर स्थित है, जिसे हम थर्मल पावर पॉइंट बोलते हैं। थर्मल पावर पॉइंट इसे हम बोलते हैं, जो कि बोकारो में है। तो बोकारो कहाँ पे है, तो झारखंड में। झारखंड की कैपिटल है रांची। रांची कौन से स्टेट से कट के बना था, तो ये बना था बिहार से। अगला है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो यह है धूल कण। मतलब कि आप देखेंगे कि वायुमंडल में जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये फैल जाती है, और क्यों फैलती है, तो ये धूल कण के कारण ही फैलती है। और यही कारण है कि हमें आसमान या फिर वायुमंडल नीला दिखाई देता है। जहाँ पे ये वायुमंडल नहीं होगा, धूल कण नहीं होंगे, वहाँ पे आसमान हमें काला दिखेगा, जैसा कि अंतरिक्ष यात्रियों को दिखता है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, तो यह है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश से अभी अभी यानी कि 2014 में एक अलग स्टेट मिला है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को 1953 में अलग करने के लिए स्वीकृति दी गई थी। आपको बता दें कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश ही था। अगला है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तो यह है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि कम क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है गेहूं का, तो सही उत्तर होगा पंजाब। कम क्षेत्रफल में लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं पूछा गया है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात की गई है, तो यह है उत्तर प्रदेश। और थोड़ा बड़ा इलाका है, इसलिए यहाँ पे गेहूं की पैदावार भी ज़्यादा होती है। अगला है कि अजंता और एलोरा गुफाएं कौन से प्रदेश में है, तो यह है महाराष्ट्र में, जिसकी कैपिटल है मुंबई। तो चलिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, इंडिया गेट कहाँ पे है, कमेंट करके बताइए। इंडिया गेट ये है दिल्ली में। तो न्यू गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ये कमेंट करके आप बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया, दो क्वेश्चन है। पहला कि इंडिया गेट हमने बता दिया कि न्यू दिल्ली में है। अब आप कमेंट करके बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, किस सिटी में या फिर स्टेट में। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार, और कई बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं इनको लेकर के। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर है, तो ये है बिहार में। और राजस्थान की नहर किस से निकलती है, मतलब कि किस नदी से राजस्थान में जो अधिकतर नहर निकली हैं, तो ये है सतलुज नदी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है, मतलब कि मूल इकाई, तो जितनी मूल इकाई होंगी उतने मूल मात्रक होंगे, जैसे कि किलोग्राम, मीटर, इस तरह के। तो इनकी संख्या है 7। ईसाई प्रणाली में ऊर्जा अथवा कार्य की इकाई क्या होती है, तो देखिए ईसाई प्रणाली को भी हम MKS सिस्टम भी कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एक होता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक होता है FPS, मतलब कि फुट पाउंड सेकेंड। तो ईसाई को हम मीटर किलोग्राम सेकेंड भी कहते हैं। और इस सिस्टम में ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला है कि प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब इसका फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल क्या होगा, न्यूटन होगा, कितना न्यूटन बल लग रहा है, और क्षेत्रफल मतलब कि मीटर स्क्वायर। अगला है कि बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है, तो यह है महाराष्ट्र में। यहाँ पे अजंता और एलोरा गुफाएं होने के कारण। तो अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति मतलब कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो यहाँ पे कई बार आपको 746 वाट पहले नंबर पे ऑप्शन मिल जाता है, जो कि गलत होता है। सही उत्तर है 746 वाट, 786 नहीं होता है। अगला है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है, यहाँ पे त्वरण होना चाहिए, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो स्मॉल g है मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल, इसका भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला है कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है बल का मात्रक। देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण आपको समझा देते हैं। तो त्वरण क्या होता है कि एक गाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है यहाँ पे, थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो ये जो इसकी गति में वृद्धि हुई इसे ही हम कहते हैं त्वरण। अगर इसकी गति में कमी होती है तो उसको हम त्वरण नहीं कहेंगे, उसको हम मंदन कहेंगे। हालांकि मंदन का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है।
अगला है कि बोम डी ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। और आपके लिए अगला क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, जो कि इसी वीडियो में हम उसे कवर कर चुके हैं। नाथुला दर्रा किस स्टेट में है? नाथुला दर्रा इसी वीडियो में हम कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इसका उत्तर जरूर कमेंट कर पाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो यह है जेलप्पा। और पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से किया जाता है? तो यह है यूरेनियम विधि। यूरेनियम में क्या होता है कि अर्ध आयु काल होता है, उसी के दौरान मतलब उसी के सहारे हम पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? मतलब कि जो इधर साइड वाला तट है तो इसको हम कहते हैं कोरोमंडल, और इसके अलावा जो उड़ीसा वाला तट है उसे हम क्या कहते हैं? मालाबार तट। उड़ीसा वाले तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? तो यह है सारगैसो सागर। और भारत के मुख्य कृषि पदार्थ आयात क्या है? मतलब कि हम कृषि वाले ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जिसको हम आयात करते हैं, लाते हैं। तो यह है खाने योग्य तेल। अगर व्यावसायिक रूप में देखेंगे तो हम जो डीजल पेट्रोल है उसको यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कृषि पूछा गया है तो कृषि में खाने योग्य तेल होगा। अगला है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ग्लोब में जब हम दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी देखते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा से काउंट की जाती है। अगला है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक थी? 2001 का पूछा गया है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 1980 का पूछ दिया जाएगा। तो इस तरह उटपटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो यह है बृहस्पति ग्रह। सबसे कम कौन लेता है? बुध। कितना टाइम लेता है? 88 दिन। उसके बाद शुक्र 225 दिन, पृथ्वी 365 दिन। अगला है कि भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती है? मतलब कि देश में जितनी भैंसें हैं उसका 25% केवल और केवल होती है उत्तर प्रदेश में। कि सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? मतलब कि देखिए इस तरह खेल संस्थान या फिर आप देखेंगे कि स्टेडियम वाले क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान है ये है पटियाला में, ये है पटियाला में। और आपको बता दें कि कुछ स्टेडियमों के नाम जो कि आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम, तो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। और अगर आपको याद हो 2011 का वह विश्व कप जो कि भारत ने जीता था, तो ये हुआ था वानखेड़े स्टेडियम पे। कब भारत ने जीता था? तो 2011 में। और इससे पहले हमने 1983 में भी एक विश्व कप जीता है। फिलहाल हम 2 ही बार विश्व कप जीते हैं। तो ये हुआ था 2011 का वानखेड़े स्टेडियम में। और यहाँ पे अगर आपको दूसरा स्टेडियम बताएं तो ये है फिरोज शाह कोटला मैदान। आपको सारे स्टेडियम नहीं बताएंगे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही बताएंगे। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है और ये भी क्रिकेट के लिए जाना जाता है। इसके साथ जो कई बार पूछा गया है उनमें एक नाम और है ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन, तो ये कहाँ पे है? अगर आपको पता है तो खुद भी कमेंट करते रहिए। ये है वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता में, और ये क्रिकेट का स्टेडियम है। देखिए आपको बता दें कि केवल आपसे परीक्षा में क्रिकेट का ही नहीं पूछा जाता है, लेकिन 90% चांस होते हैं कि आपसे क्रिकेट के स्टेडियम के बारे में ही पूछा जाता है। अगला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। राजीव गांधी, ये भी कई बार पूछा गया, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। तो ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, और ये भी क्रिकेट के लिए स्टेडियम है। इसके साथ आपको कुछ और स्टेडियम के बारे में बता दें, जैसे नेहरू स्टेडियम है, तो ये महाराष्ट्र में है, लेकिन ये कई बार नहीं पूछा है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सरदार पटेल, सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये है अहमदाबाद में। सरदार पटेल कहाँ है? अहमदाबाद में स्टेडियम है। और एक स्टेडियम और पूछा गया है ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो ये है कानपुर में।
उत्तर प्रदेश में अभी अभी एक और स्टेडियम बना है लखनऊ में, नाम है इकाना स्टेडियम। तो ये भी क्रिकेट के लिए ही है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से अधिकतर क्रिकेट वाले स्टेडियम ही होते हैं। ध्यानचंद के नाम से एक स्टेडियम है लखनऊ में, तो ये हॉकी के लिए है। हालांकि यहाँ पे जितने हमने लिखा है यही आपके परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, अगर आप केवल पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये सारी एक्स्ट्रा जानकारी वहाँ पे नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको बस यही मिलेगा जो यहाँ पे प्रिंट फार्म में दिख रहा है। अगला है कि तानिया सचदेव किस खेल से संबंधित है। तानिया सचदेव, तो ये है शतरंज से, मतलब कि चेस से। अगला है कि इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है। तो ये है कुत्तों की दौड़ के लिए, जो कुत्तों की रनिंग होती है उसके लिए जाना जाता है व्हाइट सिटी स्टेडियम को। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इकाना स्टेडियम किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है क्रिकेट के लिए। अगला है कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। तो ये है बेसबॉल और खो खो। तो यहाँ पे बस आपको ये जान लेना उतना जरूरी नहीं है कि मतलब कि बेसबॉल और खो खो में बराबर खिलाड़ी होते हैं। आपको ये भी जानना होगा कि आखिर इन बराबर में संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है 9-9, मतलब कि बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं और खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, क्रिकेट में होते हैं 11। फुटबॉल में कितने होते हैं, फुटबॉल में होते हैं 11। हॉकी में कितने होते हैं, तो हॉकी में होते हैं 11। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में क्या आपको पता है, 5। और बेसबॉल में अभी हमने बताया था कितना, 9। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, और आप हमें कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा कबड्डी। कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। और अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन हम आपको दे सकते हैं 5, 6, 7 और 9। कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लाइव चैट बॉक्स में नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि राधा मोहन का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध है पोलो से। और आपको बता दें कि इस तरह के जो ट्रॉफिया रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी खूब पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सुल्तान अजलान शाह कप होता है ये किस गेम में होता है। सुल्तान, ये देखिए कई बार पूछा गया है, तब हम आपको बता रहे हैं, अजलान शाह कप, तो ये होता है हॉकी में। तो इस तरह ये तो आप देखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कप है, लेकिन ये कई बार जो ट्रॉफियाँ होती हैं नेशनल लेवल की वे आपसे कई बार पूछी जाती हैं। जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ये मतलब कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो रणजी ट्रॉफी किससे है, क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी, तो दिलीप ट्रॉफी भी रिलेटेड है क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी, तो देवधर ट्रॉफी भी रिलेटेड है क्रिकेट से। और इस तरह अगर डूरंड कप पूछ लिया जाए आपसे, डूरंड कप, तो ये किससे है, ये है फुटबॉल से। और अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी के लिए बताते चल रहे हैं। अगला है कि क्रिकेट में पंपिंग क्रीज की माप कितना होती है। तो ये होता है 4 फुट। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं। तो ये आयोजित होते हैं 4 सालों के अंतराल पे। और आपको बता दें कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसकी शुरुआत हुई थी 1896 से ग्रीस में। और यहाँ पे जो ओलंपिक शब्द देखते हैं वहाँ पे एक ओलंपियस पर्वत है, उसी के नाम पे इसका ओलंपिक नाम पड़ा। आपको बता दें कि इसमें जो रिंग होते हैं, इसके जब जो फ्लैग है इसमें जो रिंग होते हैं उनकी संख्या होती है 5। और ये जो 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं, सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे मतलब पावरफुल इसका टैगलाइन है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो ये है फुटबॉल से, ये इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। आगे बढ़ें तो अगला है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। जैसे कि क्रिकेट में पिच है, गली है, पॉइंट है, तो इस तरह जो आयरन शब्द है ये संबंधित है गोल्फ से। आगे बढ़ें तो अगला है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है।
मैराथन दौड़ की दूरी, तो ये होती है 26 मील 385 गज। आपने कई बार सुना होगा मैराथन दौड़ के बारे में। ये नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पर भी कराई जाती हैं। अगला है कि बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई जमीन से क्या होती है, तो ये होती है 1.59 मीटर। बैडमिंटन में जो नेट की ऊंचाई होती है ये होती है 1.59 मीटर। ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तभी इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। और कल के वीडियो में एक लोग का क्वेश्चन ये था कि मतलब कि अगर आप इन सबको एक में ना बना के अलग अलग बनाते, मतलब कि चैप्टर वाइज, तो ज़्यादा फायदा होता। तो आपको बता दें कि अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको लूसेंट के लिए हमने साइंस का अलग से वीडियो बना दिया है। साइंस की मतलब कि जो आपके रेलवे ग्रुप डी या फिर इस तरह की परीक्षा में पूछेगा, तो हम टॉपिक वाइज वीडियो शुरू कर रहे हैं। हालांकि हम सोच रहे हैं पहले इसको कवर कर लें और इसके करीब करीब 70 पार्ट तक बनेंगे, तो वहाँ कवर करने के बाद हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी देंगे। अगला है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये है हॉकी से। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता था, ये आपके लिए आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था, और आपको बता दें कि इनका नाम शुरू होता है DH से। ये आपके लिए हिंट है, इनके आगे मेजर लगता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। भारत के लिए गौरव की बात है क्योंकि यह भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है, तो अभी हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे और इनका नाम ही आ गया। इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। अगला है कि डबल फॉल्ट, ये शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह है टेनिस से। और जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, तो यह है निशानबाजी से। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि जो सचिन तेंदुलकर हैं इनका संबंध किस खेल से है, तो यह है क्रिकेट से। और इस तरह कई क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि हिमा दास किस खेल से संबंधित है। हिमा दास, जिनको कि हम ढिंग एक्सप्रेस भी कहते हैं, ढिंग एक्सप्रेस, तो ये एक एथलीट है, मतलब कि धावक है ये। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, तो यह है कार्फबॉल। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन पहली बार कब बना था, तो ये बना था 1983 में। दूसरी बार कब बना, तो 2011 में। और अभी अभी जो विश्व कप हो रहा था 2019 की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिया सेमीफाइनल में हार गया। और आपको बता दें कि जो अगला विश्व कप होगा 2023 का, ये होगा इंडिया में, मतलब कि इसका मेजबान देश होगा इंडिया। 2019 का हुआ है इंग्लैंड और वेल्स में। इंग्लैंड और वेल्स में सटीक उत्तर है इंग्लैंड प्लस वेल्स। अगला है कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो यह है शोएब अख्तर। बंगाल टाइगर के नाम से किसे हम जानते हैं, बंगाल टाइगर, या फिर दादा जिनको हम बोलते हैं, तो यह है सौरभ गांगुली। अगर आपको 2007 का विश्व कप याद हो, तो ये कैप्टन हुआ करते थे उस समय। स्केटिंग खेले जाने के स्थान को क्या कहते हैं, स्केटिंग खेले जाने के स्थान को, तो इसे कहते हैं रिंग। आपको बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि जो बॉक्सिंग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बॉक्सिंग को रिंग बोलते हैं, और क्रिकेट को हम पिच बोलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन है, तो यह है डूरंड कप। डूरंड कप, और ये डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है, तो फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है, तो अगर आपने स्टेडियम मतलब ये वीडियो शुरू से देखा है, तो वहाँ पे हमने आपको बताया है कि ये है कानपुर में। और कानपुर सिटी को हम चमड़े के सामान के लिए जानते हैं, जो चमड़े के सामान होते हैं वहाँ पे बनते हैं कानपुर में। और कानपुर किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है गंगा नदी के किनारे। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। और इसके साथ इकाना स्टेडियम भी है इंडिया में, यूपी में, यूपी के लखनऊ में इकाना स्टेडियम भी है, ये भी क्रिकेट के लिए स्टेडियम है। अगला है कि प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी टाइगर अनातोली कार्पोव का संबंध किस खेल से है, तो किस देश से है, तो ये है रूस से। रूस की कैपिटल है मॉस्को। और ये जो अनातोली कार्पोव हैं ये शतरंज खिलाड़ी हैं, चेस प्लेयर हैं, और इनका संबंध है रूस से।
3R मतलब कि रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? 3R, तो ये है ब्राजील से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल में गौरव बढ़ाने के लिए, और ये हमेशा और हमेशा एक प्लेयर को ही मिलता है, चाहे वो किसी भी गेम का प्लेयर हो, उसे अर्जुन अवार्ड दिया जा सकता है। ये हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें कि एक अवार्ड और पूछा जाता है, यह है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड हमेशा और हमेशा जो क्रिकेट के या फिर किसी भी गेम के कोच होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उन्हीं को मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कभी भी एक प्लेयर को नहीं दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार कभी भी एक कोच को नहीं दिया जाता है। तो दोनों का फील्ड अलग अलग है। अगला है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था 1928 में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पलट के और बन सकता है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक में हॉकी का अंतिम स्वर्ण पदक जीता, मतलब आज तक की बात कर रहे हैं। तो ये जीता था 1980 में। कहाँ पे? तो मॉस्को में। मॉस्को मतलब कि कहाँ? तो रूस में, जिसको हम USSR भी कहते थे पहले, डिवाइडेशन से पहले। आगे बढ़े तो अगला है कि चाइनामैन किस खेल से संबंधित शब्द है? तो यह है क्रिकेट से। और मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो लगभग 42 किलोमीटर। अगर आपसे एक मील में पूछ लिया जाए तो 26 मील के करीब ये इसकी दूरी होती है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन आप इस वीडियो में जरूर बने रहिए अंत तक। इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और भी लोग जुड़ सकें इस वीडियो से। ये जरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है पोलो से। बॉम्बे बॉम्बर ये किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? उपनाम, तो ये है सचिन तेंदुलकर, जिनको कि हम मास्टर ब्लास्टर के भी नाम से जानते हैं। तो ये कई प्लेयर हैं जिनको कि उनके उपनामों से जाना जाता है। ईडन गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है कोलकाता में। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये है डिक्की डोल्मा। डिक्की डोल्मा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट क्रिकेट की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसे हम एसीज कहते हैं। एसीज ट्रॉप मतलब कि ये एक सीरीज होती है, केवल इसमें 2 ही देश होते हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन सा देश क्रिकेट खेला, तो ये इन्हीं दोनों की टीमों के बीच में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और एक चीज़ आपको बता दें, इन दोनों में कॉमन है, दोनों का नेशनल गेम भी क्रिकेट ही है। दोनों का नेशनल गेम भी क्रिकेट ही है। आगे है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है आइस हॉकी। कनाडा, और इसकी कैपिटल कहाँ पे है? क्या आपको पता है? आज के लिए तीसरा क्वेश्चन होगा, कनाडा की कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल ऑफ कनाडा। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत होगा इस सिटी का ओ से। ये आपके लिए हिंट है, ओ से शुरू होगा। और जो भी हम आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो वीडियो के नीचे होता है। आप ये जो लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, वीडियो के लाइव होते समय आप यहाँ पे इसका उत्तर कमेंट ना करें, क्योंकि लाइव चैट बॉक्स में क्या होता है कि हम बाद में नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप चैट मतलब कमेंट बॉक्स में करेंगे तो वहाँ पे हम बाद में भी आपको देख सकते हैं। अगला है क्रिकेट की बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 38 इंच। सुदीरिमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है कोलकाता में। कोलकाता में कौन सी नदी है? आपको पता है? तो ये है दामोदर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो ये है जापान। और आपको करंट अफेयर की दृष्टि से बता दें, अभी अभी 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मतलब कि क्रिकेट खेलने के लिए ICC से परमिशन मिल गया है। क्योंकि ICC से परमिशन मिल जाएगा तो आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी खेल पाएंगे। इनमें से पहला है ओमान और दूसरा है अमेरिका। मतलब कि अब ये भी देश आने वाले दिनों में क्रिकेट खेलते हुए देखे जाएंगे। अभी तक ये लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे लेकिन मतलब लोकल लेवल पे, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी क्रिकेट खेलेंगे, ओमान और USA। ये आपको 2019 के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये है इंग्लैंड में, कवर कर चुके हैं। क्रिकेट का मक्का ये किसको कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स मतलब कहाँ पे है? तो यह है इंग्लैंड में।
इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो ये होता है शिक्षक दिवस, और ये केवल होता है इंडिया में। हालांकि इंडिया के साथ 1-2 देश और हैं जो कि मनाते हैं, लेकिन बस ये उतने लेवल पे नहीं है। 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड लेवल पे टीचर डे। टीचर डे मनाते हैं वर्ल्ड लेवल पे 5 अक्टूबर को, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर आप देखेंगे कि 12 जनवरी को, ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। क्यों मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद की यादगार में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा 12 अगस्त को। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना होगा। अगला है कि माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम। इस पुस्तक के खिलाड़ी, मतलब कि इसके लेखक कौन है, ये किस खिलाड़ी पे है, तो ये हैं डी नासिमेंटो। आगे बढ़ते हैं तो किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है मिल्खा सिंह, और इनके पे एक मूवी भी आई थी जो कि एक काफ़ी मोटिवेशनल मूवी है। आगे बढ़े तो एशियाई खेल पहली बार कहाँ पे आयोजित हुए थे, तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कब हुआ था? तो 1951 में। इनफैक्ट आपको बता दें कि इसकी स्टार्टिंग ही, जो एशियाई खेल है, इसकी स्टार्टिंग ही न्यू दिल्ली से हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 1961 में। इसमें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक अर्जुन की मतलब कि जो स्टैचू होती है वो मिलती है आपको, और ये हमेशा और हमेशा एक प्लेयर को ही मिल सकता है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले किस वर्ष भाग लिया, तो ये लिया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और यहाँ पे भारत ने पहला अपना पदक जीता था हॉकी में, गोल्ड मेडल। अगला है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली के किस स्टेडियम में हुआ, तो ये हुआ था नेशनल स्टेडियम में। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं, तो ये हैं 5 महाद्वीपों के। अगला है कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एरेंटन डी नासिमेंटो, जिनको कि ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, ये किस देश से हैं, तो ये हैं फुटबॉल से। और फुटबॉल से आपको करंट की दृष्टि से क्वेश्चन बता दें, फुटबॉल को आयोजित कराता है फीफा, और अभी अभी जो इंडिया की रैंकिंग है वो 103 हो गई है, जो देशों की रैंकिंग आती है। इससे पहले 2 महीने पहले 101 था, लेकिन अब 103 रैंकिंग हो गई है। फुटबॉल में हम उतने अच्छे नहीं हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से है, तो इसे हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। मतलब कि कोई भी हम जब इंस्टॉल करते हैं, अगर आप मोबाइल में भी देख लीजिए ऐप, तो उसको भी इंस्टॉलेशन ही कहते हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें एक, अगर आप पहले वाले माउस देखेंगे थोड़े 2 साल पहले वाले, तो वहाँ पे एक नीचे गोली होती थी, उसी तरह ट्रैक बॉल भी होता है। आगे बढ़ें तो अगला है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। मतलब कि जो हम घर में कंप्यूटर यूज करते हैं, तो लाइट कटे तो कंप्यूटर अचानक से बंद ना हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं यूपीएस। अगला है कि मदरबोर्ड में क्या हो रहता है जो कि मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो इसे हम सिस्टम बस कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। और कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, तो ये होती है सीपीयू में। सीपीयू में फुल फॉर्म बता दें आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें एक भाग होता है एएलयू जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करता है। इसे हम करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए आपसे क्वेश्चन अगर हम पूछ लें, और आज की वीडियो का शायद 5वां क्वेश्चन होगा, अगर आपसे पूछ लें एटीएम का फुल फॉर्म, तो आपका उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 5वें क्वेश्चन का उत्तर हम अभी आपको बता देंगे। वेबसाइट कलेक्शन क्या कहलाता है, तो जो वेबसाइट होता है, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, तो वहाँ पे वेब पेज होते हैं। देखिए अगर आपसे एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाए, तो कई लोग ऑटोमेटिक मशीन कहेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये होता है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड होता है। अब आप इन 2 अक्षरों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो यह है रैम। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है रैंडम
एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कौन सी मेमोरी में रखा डाटा खत्म नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं रोम, और इसे हम फुल फॉर्म कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी। पहले से ऑन कंप्यूटर को अगर हम रिस्टार्ट करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं वार्म बूटिंग। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये होते हैं टेक्स्ट एडिटर की। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट होता है। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट होते हैं, तो जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, जो हमें कंप्यूटर से मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। आगे बढ़ें तो DVD किसका उदाहरण है, तो DVD है ऑप्टिकल डिस्क का। और अगर आपसे CD का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार मतलब कौन, तो एनालॉग एंड डिजिटल। डिजिटल तो देखिए डिजिटल में क्या होता है कि ये इस तरह इसका ग्राफ बनता है हमेशा पॉजिटिव, और एनालॉग में क्या है कि ये पॉजिटिव भी बनता है और नेगेटिव भी बनता है। तो ये डिफरेंस है। मतलब कि अगर आपको एक सीधा सीधा उदाहरण बताएं तो जो आप दीवार घड़ी देखते हैं जो सुई वाली होती है, यह एक एनालॉग क्लॉक है, और जो आप ये वाली घड़ी देख रहे हैं यहाँ 12:15 हो रहा है, तो ये एक डिजिटल घड़ी है। पॉइंट एंड ड्रा ये किस डिवाइस को कहा जाता है, तो इस कहते हैं माउस को। अगला है कि वह कंप्यूटर जो कि हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है PDA। मतलब एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या होता है, एशियाई खेलों का, तो ये होता है हमेशा आगे की ओर। जैसे कि आपने एक टैगलाइन सुना होगा, तो टैगलाइन की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो ये है आइडल्स। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है सुनील गावस्कर। आपको बता दें कि इस जो आज की वीडियो है इसके अधिकतर क्वेश्चन गेम से होंगे। गेम रिलेटेड जो भी स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगला है कि वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है या फिर कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली, तो ये थे हरभजन सिंह। हैट्रिक मतलब कि 3 विकेट। आगे बढ़ते हैं तो ओलंपिक शब्द, जो ओलंपिक शब्द है ये ओलंपस से आया है। तो आपको बताना है कि ओलंपस क्या है, तो ओलंपस एक पर्वत का नाम है। एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो ओलंपस पर्वत की बात की जा रही है ये है कहाँ पे, तो ये है ग्रीस में। और आप देखेंगे कि जो ओलंपिक गेम होता है इसकी शुरुआत भी ग्रीस से ही हुई। सबसे पहले ये लगभग 1500 ईस्वी के करीब ये हुआ करता था, हालांकि वहाँ के राजा द्वारा इसे बंद कर दिया गया। बाद में जो आधुनिक ओलंपिक खेल आप देखते हैं इसकी शुरुआत हुई 1896 से, ग्रीस से स्टार्टिंग हुई। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई, तो ये की गई थी 1896 से। जो ओलंपिक होता है इसमें 5 रिंग होते हैं, तो कई बार आपसे पूछा गया है कि इन रिंगों की संख्या कितनी होती है। इसी तरह ये 5 रिंग होते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो रिंग होते हैं ये इनकी संख्या कितनी होती है और ये क्या दर्शाते हैं, तो इनकी संख्या होती है 5 और ये दर्शाते हैं 5 महाद्वीपों को। 5 महाद्वीपों को ये दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि टर्मिनेटर नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। टर्मिनेटर तो ये जाने जाते हैं हरभजन सिंह। तो आपको बता दें कि कई खिलाड़ी हैं जिनको उनके उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो ये है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उड़न परी किसको कहा जाता है, उड़न परी, तो ये है PT उषा। देखिए अगर आप केवल PDF डाउनलोड कर लेंगे इसका तो आपको ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो नहीं मिलेंगे, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसी तरह एक नाम आता है फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख तो ये जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। अगर आपने मिल्खा सिंह पे बनी एक मूवी आई थी, अगर आपने उसे देखा हो तो आपको ज़्यादा पता होगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो ये हैं शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। तो आपको केवल इंडिया ही नहीं जो फॉरेन प्लेयर हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चर्चित हैं उनके नाम को भी जानना चाहिए। और सुपर मॉम के नाम से किसको जाना जाता है, सुपर मॉम, तो ये है मैरी कॉम जो कि एक मुक्केबाज प्लेयर है।
और इसी तरह बंगाल टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है? बंगाल टाइगर, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं सौरव गांगुली को, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। तो सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। इनको दादा भी बोला जाता है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से आते हैं। और आगे बढ़ें और यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है? यह आज के लिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए। सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है, आपको हमें कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है सानिया मिर्जा। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो ये है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, और यह है कहाँ पे? तो दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं तो ये है विजेंद्र कुमार किस खेल से संबंधित है? तो विजेंद्र कुमार संबंधित है मुक्केबाजी से, जो कि बॉक्सिंग भी कही जाती है। देखिए आपको बता दें कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से रिलेटेड है? तो ये है हॉकी से। सचिन तेंदुलकर को सभी लोगों को पता होगा, तो ये है क्रिकेट से। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीटी ऊषा किससे रिलेटेड है? पीटी ऊषा तो ये एक धावक है, मतलब कि एथलीट है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि ये 1500 के करीब होते थे, लेकिन उन समय के क्वेश्चन में आपको नहीं बताना है। यहाँ पे अगर आपसे प्रथम ओलंपिक खेल पूछा जाएगा तो आपको 1896 ही बताना होगा, क्योंकि जो आधुनिक ओलंपिक होता है ये शुरुआत हुआ था 1896 से ही। इसकी शुरुआत हुई थी एथेंस यानी कि ग्रीस से, और यहीं पे वो पर्वत है ओलंपियस, उसी के नाम पे इसका नाम ओलंपिक पड़ा। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये है राशिद अनवर। राष्ट्रमंडल खेल जिनको हम कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, तो इसमें पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं राशिद अनवर। अगला है कि 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था वेस्ट इंडीज में। और क्रिकेट की बात आ गई तो क्रिकेट से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगला वर्ल्ड कप, मतलब कि अगला वर्ल्ड कप जो 2023 में होने वाला है, ये कहाँ पे होगा? अगला वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होने वाला है कहाँ पे होगा? तो ये होगा इंडिया में। और अभी अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है 2019 में, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है इंग्लैंड, और इसके साथ वेल्स। कुछ इसके मैच वेल्स में भी हुए थे, तो सटीक उत्तर है इंग्लैंड प्लस वेल्स। वैसे आप केवल इंग्लैंड पे भी ट्रिक कर सकते हैं। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कप वाले भी, तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से। इसी तरह पूछ लिया जाएगा कि हमें कमेंट करके बताइए कि दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? दिलीप ट्रॉफी। या फिर कई बार पूछा गया है रणजी ट्रॉफी के बारे में, रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो रणजी ट्रॉफी रिलेटेड है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो ये है टेनिस, मतलब कि लॉन टेनिस इनका गेम है। अगला है कि बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाएगा पिच, गली, पॉइंट, तो ये सारे जो शब्द हैं सारे क्रिकेट से रिलेटेड हैं। उसी तरह अगर पूछ लिया जाए कि गोल किससे रिलेटेड है? तो ये है फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को, ये इतना बढ़िया हॉकी खेलते थे कि कई बार देखने वालों को लगता था कि इनकी जो हॉकी है, स्टिक है, इसमें मैग्नेट लगाया गया है। अगला है कि मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हैं गोल्फ के। जीव मिल्खा सिंह है, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड। आगे बढ़ते हैं तो अगला है शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर्स, पेनल्टी स्ट्रोक, ये किस खेल से संबंधित है? ये शब्द हैं जो कि उस खेल में यूज किए जाते हैं, तो ये होते हैं हॉकी से। तो चलिए आपसे इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आपको पता होगा कि इस तरह के वीडियो में हम 5 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और उनका उत्तर आपको हमें कमेंट करके बताना होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि क्रिकेट के लिए हर एक पक्ष में, मतलब कि 2 पक्ष होते हैं, प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने प्लेयर होते हैं? हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने प्लेयर होते हैं? कमेंट करके बताइए।
अगला है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं, तो ये होते हैं 4 वर्षों के अंतराल पे। हालांकि कई बार ओलंपिक खेल रुक भी गए हैं, मतलब कि नहीं हुए हैं, जैसे कि जब विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय ओलंपिक खेल नहीं हो पाए थे। अगला है कि ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर है, तो ये है कोलकाता में। कोलकाता में है ईडन गार्डन स्टेडियम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है, ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो ये है कानपुर में, कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है, मतलब कि जो ओलंपिक कराने वाली संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है लॉसाने शहर में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विलियम्स बहनों का संबंध किस खेल से है। जो विलियम्स बहनें हैं, जो सिस्टर्स हैं, तो ये खेलती हैं टेनिस। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किस खेल को कहा जाता है, तो ये है बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये है हॉकी। हमने हॉकी में कई बार मेडल जीता है, खास करके बात होगी अगर ओलंपिक की तो, लेकिन हमने अंतिम मेडल जीता था 1980 में रूस के मॉस्को शहर में। अगला है कि क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सुपर मैक्स क्रिकेट, तो ये शुरू किया गया था ऑस्ट्रेलिया से। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रिकेट का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कौन खेला, तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये मैच हुआ था सबसे पहले। यही दोनों टीम पुरानी है और आप देखेंगे कि इन दोनों देश का नेशनल गेम भी क्रिकेट ही है। मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश का नेशनल गेम क्रिकेट ही है। आगे बढ़ते हैं तो मुक्केबाजी की प्रतिस्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं, तो ये होता है 3-3 मिनट का। 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। अगला है कि भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन कौन थे, तो ये थे सीके नायडू। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये स्टैटिक क्वेश्चन है, मतलब कि इनका उत्तर कभी चेंज नहीं होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। क्रिकेट का ऑस्कर, जैसा कि आपको पता है कि जो मूवीज होती हैं उनको ऑस्कर अवार्ड मिलता है, तो क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है आईसीसी पुरस्कार को, जो कि हर साल दिया जाता है। आईसीसी पुरस्कार को हम कहते हैं क्रिकेट का ऑस्कर। आगे बढ़ें तो अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। तो आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं लाइक किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे दबाकर आप इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अगला है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यह है क्रिकेट से, जैसे कि हमने आपको बताया था शुरुआत में ही 2 ट्रॉफियों का नाम। अगला है कि बेस्ट स्ट्रोक, ये किस खेल से संबंधित है, तो यह है तैराकी से। सोमदेव देवबर्मन, ये किस खेल से संबंधित है, मतलब कि किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये है लॉन टेनिस के। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। 2 बार, अगर एक बार पूछा जाएगा तो नहीं, 2 बार, तो ये है संतोष यादव, ये एक महिला है। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहते हैं, शतरंज का जन्मदाता, तो इसे कहा जाता है भारत को ही। इंग्लैंड खेल की शुरुआत किस देश में हुई, तो ये हुई थी इंग्लैंड में। क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहला मैच किसके किसके बीच हुआ, तो ये था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है, तो ये होती है 7, मतलब कि 7 एक तरफ 7 एक तरफ। देखिए इस तरह के लिए हमने ऑलरेडी कई वीडियो अपलोड किया है। अगर आप हमें चैनल पे फॉलो करते हैं तो आपको सारी वीडियो मिली होगी, और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख पाएंगे। अगला है कि सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है। सॉकर, तो इसको हम कहते हैं फुटबॉल, और इसे कौन कराता है, तो इसे फीफा, मतलब कि फीफा इसको वर्ल्ड कप बोलते हैं, फीफा वर्ल्ड कप। और इस समय भारत की इसमें रैंकिंग है 103। अब बात कर रहे हैं हम 2019 के सितंबर महीने की, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगला है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में बात हो रही है। आगे है कि कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती है, तो यह है पीटी उषा, इनको उड़न परी भी कहा जाता है। और चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं करंट का।
करंट का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। एक प्लेयर है, नाम है उनका हिमा दास, जो कि एथलेटिक है, असम से है। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? इनके नाम के पीछे है एक्सप्रेस। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि इनको किस एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये कई अवार्ड जीत चुके हैं, मात्र 19 से 20 साल की हैं ये, और ये असम से हैं और करंट की दृष्टि से इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में ज़रूर। तो आप कमेंट करके बताइए, अभी हम आपको इसका उत्तर बता देंगे। वैसे आज की इस वीडियो का ये तीसरा क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था 1980 में रूस के मास्को शहर में। तो आपको बता दें कि हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि एशियाई क्रिकेट सीरीज किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? एशियाई की जो सीरीज होती है तो इसमें केवल दो ही देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। संदीप सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? तो संदीप सिंह है हॉकी से रिलेटेड। क्रिच, डग, ड्राइवर, ये किस खेल से संबंधित शब्द हैं? तो ये है क्रिकेट से संबंधित। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि किस मैगजीन को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो ये है विजडन मैगजीन और इसको क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। आगे बढ़े तो अगला है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुंबई में। और अगर आपको याद हो तो जो 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ने फाइनल मैच यहीं पे खेला और इंडिया ने हराया था किसको? श्रीलंका को। अगला है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से इंदिरा गांधी स्वर्ण कप। अगला है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था तुर्कों के द्वारा। रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस से। देखिए इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो कि कई बार आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला है कि ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? मतलब कि जो हरा है, इसमें हमने आपको बताया था कि 5 वलय होते हैं, तो इसमें पांचों वलय अलग अलग कलर के होते हैं। तो जो हरा है ये क्या दिखाता है? तो हरा वाला वलय दिखाता है यूरोप महाद्वीप को। हमने आपको बताया कि जो ये पांचों है महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1985 में। और देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार हमेशा किसी भी खेल के कोच को दिया जाता है। जो कोच होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनको ही मिलता है ये, कभी भी यह किसी प्लेयर को नहीं दिया जाता है। और इसी तरह एक और अवार्ड है, नाम है अर्जुन अवार्ड। ये अवार्ड हमेशा दिया जाता है प्लेयर को ही। अब जरूरी नहीं कि वो क्रिकेट का ही हो, क्रिकेट, टेनिस, मुक्केबाज या फिर किसी गेम का वो प्लेयर हो सकता है। उसके उत्कृष्ट कामों के लिए उसको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है हमेशा प्लेयर को, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है हमेशा उसके कोच को। अगला है कि ये हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है? मतलब कि जो हॉकी वो कराती है, तो ये है IHF। अगला है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इंडिया में नेशनल की बात की गई है तो ये है पटियाला में। बटरफ्लाई जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो यह है तैराकी से। आगे बढ़े तो अगला है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बाराबती स्टेडियम, तो ये है कटक में। और चलिए आपसे स्टेडियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आज की इस वीडियो का ये चौथा क्वेश्चन होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए इकाना स्टेडियम कहाँ पे है? इकाना स्टेडियम, हालांकि आपको बता दें इसका नाम बदल करके अटल बिहारी के नाम पे रख दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इकाना स्टेडियम आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के किस शहर में है। अगर आपको हिंट दे दें तो ये उत्तर प्रदेश में है। अब आप कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश के किस शहर में इकाना स्टेडियम है। अगला है कि भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो इनको कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि दवाल। अधिक जगह आप यही शब्द देखेंगे, दवाल। कहा जाता था कि ये टेस्ट क्रिकेट में जब खड़े हो जाते थे तो ये जल्दी आउट नहीं होते थे, दवाल है। या फिर मिस्टर रिलायबल या फिर जेमी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? तो यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और खास करके अगर आप देखेंगे कि हर साल, और इस साल की बात करें अगर 2019 की या फिर किसी भी साल की,
तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2 से 3 लोगों को ही मिल पाता है, लेकिन वहीं पे अर्जुन अवार्ड 9, 10 या फिर 8 लोगों को मिल पाता है। तो इस बार 2 लोगों को मिला है, 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 8 लोगों को मिला है अर्जुन अवार्ड और 4 लोगों को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला है कि क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल, इसके लेखक कौन है? तो ये है कपिल देव, और कपिल देव के रहते हमने एक बार क्रिकेट का विश्व कप भी जीता है। और चलिए आपके लिए 5वां क्वेश्चन होगा, कमेंट करके बताइए कि हमने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। हमने अभी जीता था 2011 में, उससे पहले हमने क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, कमेंट करके बताइए। और आपको बता दें कि ये 1900 से शुरू होगा सन, कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसको किसको पता है। अगला है कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? तो ये है आईसीसी, मतलब कि क्रिकेट को कौन कराता है? तो ये आईसीसी द्वारा आयोजित कराया जाता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में प्रत्येक साइड, मतलब कि टीम 1 टीम 2 के तरफ दोनों साइड 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है कि सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? तो इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। और आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो ये है पोलो। और पोलो में क्या होता है कि जो भी प्लेयर होते हैं घोड़े पे बैठ करके हॉकी जैसे गेम होता है उसे खेलते हैं। अगला है कि क्रिकेट की भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट की जो स्टंप होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 27 इंच। कभी कभी आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछना होता है तो गेंद का भार पूछ लिया जाता है, बल्ले की लंबाई पूछ ली जाती है। तो इस तरह आपको ये सारे फैक्ट जानने चाहिए। इनमें से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? अटलांटिक महासागर में, तो ये होती है सुसीम धारा। देखिए इस तरह जो महासागर से धाराएं उठती हैं उनके नाम कई बार पूछे जाते हैं। तो ये पूछा गया था अटलांटिक महासागर से, तो ये है सुसीमा धारा। ठंडी और भारी वायु द्वारा गर्म हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं शीत वाताग्र। जब ठंडी और जो भारी वायु होगी गर्म, और देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझिए कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की हो जाती है, तो इसको ऊपर जो उठा देती है इसको हम कहते हैं शीत वाताग्र। संध्या काल में सबसे अधिक लाल दिखने वाला मेघ क्या होता है? मतलब कि शाम को जो हमें बादल लाल दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं पच्छाब मेघ। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? उलंग ये किस्म है चाय की, तो इसका सही उत्तर है ताइवान में। आपको बता दें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है असम से। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छी चाय कहाँ की होती है, तो ये होती है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से सबसे अच्छी चाय की पैदावार होती है, लेकिन यहाँ पे कम होती है असम की अपेक्षा। तो इसीलिए आपने इस तरह के क्वेश्चनों का सही उत्तर असम ही सुना होगा। अगला है कि सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान कौन थे? तो इनका नाम था इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज इनका नाम था। ये सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापने का श्रेय इनको मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो विश्व बैंक एटलस के अनुसार, मतलब कि 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? तो यह है गिनी। जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार बताया गया था कि गिनी देश के जो लोग हैं उनकी औसत आयु सबसे कम है। अगला है कि वे प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो यह है नर्मदा और सोन। नर्मदा को आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश में नर्मदा के नाम पे एक यात्रा भी निकाली जाती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही नर्मदा एक वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम होता है धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल। आपको जानना होगा कि जो नर्मदा है ये सबसे अधिक हिस्सा मध्य प्रदेश में, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में और कुछ हिस्सा गुजरात में भी बहती है। नर्मदा को गुजरात का लाइफलाइन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसको हम कहते हैं गोरे। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? मतलब कि बहुत ज्यादा विनाश करें तो ये है कोसी। और कोसी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है और इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक। जिस तरह दामोदर नदी को
बंगाल का शोक कहते हैं, उसी तरह कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और शोक कहने के पीछे कारण यही है कि जब भी इसमें बाढ़ आती है बिहार को बहुत तबाही का सामना करना पड़ता है। अगला है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय जरूरी है। तो ये है कि गेहूं की जो खेती होती है इसके लिए मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा होनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत है यहाँ पे जो गेहूं की खेती होती है नवंबर में लगभग इसकी बुआई होती है, नवंबर या फिर दिसंबर में। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर बारिश नहीं होती और जो कोहरा पड़ता है ठंडी के मौसम का, उससे इसका बारिश वाला काम चल जाता है। और जो मध्यम तापमान की बात हो रही है तो ये जनवरी और फरवरी में आपको मिल जाता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो जाए शुरुआती दिनों में ही तो गेहूं की फसल खराब हो जाती है। अगला है कि भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है, मतलब कि जीएमटी टाइम इंडिया का कितना है। तो इंडिया का जीएमटी टाइम है +5.5 घंटे। ये जो जीएमटी टाइम लाइन है ये किस देश से होके जाती है, तो ये जाती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड मतलब कि ब्रिटेन से। और वहाँ से जो हमारा समय है 5.5 घंटे आगे है। पाकिस्तान का समय कितना है, तो पाकिस्तान का समय 5 घंटे आगे है। तो इस तरह आपको कई देशों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान होते हैं। तो ये है जो भारत में नैनी इलाहाबाद के पास, वहाँ की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। तो इन बांधों को कहा जाता है तटबंध। कालीमंथन किस द्वीप का अंग है, तो ये द्वीप है बोर्नियो। आगे बढ़ते हैं तो खारी नदी किस अपवाह तंत्र का ये अंग है, तो ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी किसे कहते हैं, तो अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का तो यहाँ पे उड़ीसा है और यहाँ पे जो आप समुद्र देख रहे हैं इसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और भारत की ढेर सारी नदियाँ इसी में जाके ख़त्म होती है, जैसे कि गंगा हो गई। तो इस तरह की कई नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ ब्रह्मपुत्रा है जो कि यहाँ पे जाके ख़त्म होती है और इसी का खारी नदी एक अपवाह तंत्र का हिस्सा भी है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भुरजिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये दोनों हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और देखिए अब जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेट था, इसे अब एक नहीं 2 यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया है। पहला है जम्मू एंड दूसरा है लद्दाख। यहाँ पे जो आर्टिकल 370 और 35A था उसे भी खत्म कर दिया गया है। 35A नागरिक के लिए और 370 स्टेट को एक अलग संविधान का मतलब मामला देता था, लेकिन उसे खत्म करने के बाद अब इसे 2 यूनियन टेरेटरी में बदल दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। केसर के उत्पादन के लिए 1 नंबर पे है तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो ये है कोसी, मतलब कि बिहार का शोक। और यही कारण है कि ये भारी तबाही मचाती है, क्योंकि जब भी इसमें थोड़ा बहुत पानी अधिक होगा तो ये अपना मार्ग कहीं भी बदल सकती है, जो कि लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है। अगला है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से होके जाता है। तो अभी आप देख रहे थे इलाहाबाद के नैनी से, जो अभी नैनी आया था इसके पहले वाले पेज पे वो इलाहाबाद की बात की गई थी और इलाहाबाद का नाम बदल के अब प्रयागराज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। भूमध्य, भू मतलब कि पृथ्वी और मध्य मतलब कि मध्य में। तो पृथ्वी की जो मध्य में रेखा है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। आगे बढ़े तो अगला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कहाँ है। तो गंगा निकलती है उत्तराखंड से और जो ब्रह्मपुत्र है ये निकलती है तिब्बत से। तिब्बत मतलब कि जो वहाँ पे मानसरोवर है वहाँ से निकलती है, ये चाइना में जाती है, वहाँ पे इसको तोसांगो बोलते हैं। तो और वहाँ से नमचा बरवा पर्वत से होते हुए नमचा बरवा पर्वत से टकरा करके इंडिया में प्रवेश करती है और वहाँ पे एक नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है मांजुली नदी द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप मतलब वही कि कोई भी हिस्सा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो मांजुली नदी द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्रा और इसको असम में आने के बाद ही हम ब्रह्मपुत्रा का नाम दे पाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो यह है ब्रह्मपुत्र। ये मानसरोवर में है, कैलाश मानसरोवर में और तिब्बत के पास, जो कि पहले भारत का हिस्सा था लेकिन बाद में इसे चाइना ने ले लिया। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो अभी आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में। बादलों के फटने का क्या मतलब है।
तो बादलों के फटने का मतलब आपने कई बार सुना होगा न्यूज में कि उत्तराखंड में यहाँ पे बादल फटे हैं, तो वहाँ पे तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार जब बारिश होती है असामान्य दशा में, तो इसे हम कहते हैं बादलों का फटना। तो आशा है कि आपने इस वीडियो को जरूर लाइक किया होगा। अगर आप इस वीडियो को केवल 10 मिनट लगा के देख लेते हैं तो आपको ढेर सारे वन लाइनर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला है कि वर्ष 2000 और 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन में कौन सी ऊपर थी, सबसे ऊपर थी। आयात मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, हालांकि उस समय पूछा गया था तो इसको यहाँ पे ले लिया गया है। बस आप जानिए आयात मतलब कि अपने देश में आना, देश में आना, और इसी का एक उल्टा होता है निर्यात। तो निर्यात मतलब कि देश से बाहर जाना। अगर आप देखेंगे कि भारत का अधिकतम जो पैसा होता है ये तेल के आयात पे खर्च हो जाता है। जो तेल हम खरीदते हैं ईरान से, तो इस तेल के आयात में अधिकतम पैसा भारत का खर्च होता है। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। तो ये है हरियाणा। वन क्षेत्र मतलब कि जहाँ पे वनों की संख्या कम है। हरियाणा में वनों की संख्या कम होने के कई कारण हैं। वहाँ पे एक तो दिल्ली से सटा हुआ है और कई थोड़ी जागरूकता की कमी के कारण भी वहाँ पे वनों की संख्या न्यूनतम है। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है। तो यह है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, और कहाँ पे है ये, दिल्ली में। दिल्ली भारत की राजधानी है जिसको 1912 में राजधानी बनाया गया। तो ये आपको याद रखना होगा। इससे पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी। 1912 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, हालांकि इसकी घोषणा 1911 में ही कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये है दामोदर। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, और ये पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है जिसकी कैपिटल है कोलकाता। कभी कभी पूछा गया कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो ये है दामोदर। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि वाराणसी किस नदी के किनारे है, क्या आपको पता है, कमेंट करके बताइए। आपको बता दें कि ये गंगा नदी के किनारे है। चलिए इसी तरह आपको एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये तो हमने बता दिया। अब आप कमेंट करके बताइए देलही में कौन सी नदी बहती है, देलही में, या फिर यही नदी आगरा में भी बहती है। तो आप कमेंट करके बताइए देलही या फिर आगरा में कौन सी नदी है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो यह है नर्मदा की। नर्मदा मतलब कि मध्य प्रदेश की एक बड़ी नदी है। अगला है कि यू आकार की घाटियों का विकास किस तरह के क्षेत्र में होता है। तो जो हिमानी क्षेत्र होते हैं, बर्फीले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे यू आकार की घाटियों का विकास होता है। जापान को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो जापान को कहते थे निप्पन। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है। तो ये है पंपास क्षेत्र, मतलब कि अर्जेंटीना से सबसे अधिक मांस यहाँ से उत्पादित किया जाता है, और जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो ये देश ही सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है। अगला है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है। तो ये है जिप्सम। आगे बढ़े तो विश्व के वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है। तो ये है शीतोष्ण शंकुवंशी वन। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी पछीपाट डेल्टा का निर्माण करती है। तो यह है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी पछीपाट डेल्टा का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि मालवीय प्रेक्षक की सबसे प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। तो यह है शुद्ध क्षेत्रफल। और सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये किया गया था ग्रीक के लोगों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो जो गहरी जड़ें वाली फसल है उनके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो ये होती है काली मिट्टी, जिसको कि हम रेंगूर मिट्टी या फिर रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र में इसका अधिकतम भाग पाया जाता है। इसमें अगर आप कपास उगाते हैं तो अच्छी फसल मिलती है। अगला है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सपांगो निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे एक ये कहीं कहीं सपांगो मिलता है, कहीं कहीं आपको तो सांगो मिलेगा। तो सांगो ये हालांकि चाइनीज नेम है मंदारिन में, इसीलिए डिफरेंस होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में अभी हमने आपको बताया नमचा बरवा पर्वत से टकरा करके इंडिया में आती है। एक नदी द्वीप बनाती है मांजुली, आप इसे जरूर याद रखिए। अगला है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है।
तो ये है 2900 किलोमीटर। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, तो यहाँ पे गंगा को हम सबसे बड़ी नदी क्यों मानते हैं? तो देखिए, गंगा की जो लंबाई है वो पूरे इंडिया में है केवल 2525 किलोमीटर, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है ये केवल 2900 किलोमीटर इंडिया में ही नहीं है, इसमें चाइना भी है, और इसीलिए ये हमारे यहाँ सबसे चौड़ी नदी है, ना कि सबसे बड़ी नदी है। बात हो रही है ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ सबसे बड़ी नदी नहीं है, इसकी 2900 किलोमीटर की लंबाई चाइना को जोड़ने के बाद है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये है जलेपला। और आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ी नदी कौन है, एशिया की सबसे बड़ी, तो इसको कहते हैं वांगहो। वांगहो नदी है जो कि चाइना की नदी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और इसे चाइना का दुख भी कहा जाता है। सारो आप चाइना बोलते हैं इसको, चाइना का दुख। आपको बता दें कि जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है उसकी लंबाई है लगभग 6650 किलोमीटर, और इसका नाम है नील नदी। नील नदी। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो ये है गन्ना। और गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से प्रदेश में होता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ उत्पादन होता है तो यहाँ से जो चीनी है इसकी मात्रा भी अधिक उत्पादित होगी। चलिए आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कमेंट करके बताइए। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में होता है? सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में होता है? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है यूपी, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़। कमेंट करके बताइए, इन्हीं में से है आपका सही उत्तर सोयाबीन, जिसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। लगभग 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के तहत की जाती है? तो ये है कपास, चाय और जूट। देखिए, जो हमारे यहाँ इंडिया के जो किसान हैं ये 76% केवल खाने वाली फसल उगाते हैं, केवल 24% ही जमीन पे नकदी फसलों को उगाया जाता है। और नकदी फसल कम उगाने का कारण ये है कि यहाँ पे किसान हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि अगर आप गेहूं चावल उगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप अपने खाने के लिए रख लेते हैं, बाकी को बेचते हैं, जो कि बहुत कम होता है, और हमारे यहाँ कभी कभी उसका उतना मूल्य भी नहीं मिल पाता। लेकिन जो नकदी फसलें हैं इनको हम थोड़े महंगे बेचते हैं, ये विदेशों में भी भेजे जाते हैं, जैसे कि चाय, जूट, कपास, तो ये थोड़े महंगे बिकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा फायदा होता है। तो ये फसलें देख सकते हैं आप कि ये वैसी फसलें हैं जो कि बेची जा सकती हैं, इसमें से आपको अपने लिए रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर चाय है तो आप कितना अपने पास रखेंगे, लेकिन अगर आप गेहूँ बोते हैं या फिर धान बोते हैं तो उसमें से आपको अपना हिस्सा रख के बाकी हिस्सा को ही बेच सकते हैं। अगला है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट K2 यानी कि गार्डविन आस्टीन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से मिलता है? तो यह है मकराना। पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? तो यह है भूस्नुतियों को। और कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो यह है माउंट ब्लैक। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच में है? तो यह है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में जो बॉर्डर है उसे हम पल्क बोलते हैं, पल्क स्टेट, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी का बॉर्डर मिलता है। और यहाँ का जो प्रमुख पर्वत है ये है डिनेरिक आल्प्स। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये है रूस। और रूस की कैपिटल बता सकते हैं आप? तो ये है मॉस्को। और यहाँ पे लगभग 2002 से व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं, जो कि लगातार है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो ये है रांची। रांची मतलब कि ये बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बिहार से अलग हुआ था, और ये झारखंड की कैपिटल है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो ये था रांची ही। अब अगला क्वेश्चन है कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर, तो देखिए इसको ट्वाइन सिटी कहा जाता है, तो ये है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये जो जुड़वा शहरों वाले क्वेश्चन है कई हैं, और आपके परीक्षा में सभी बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जो भी जुड़वा शहर वाले क्वेश्चन है कौन कौन से हैं। जैसे पूछा जाता है हैदराबाद का, अगर आपको पता है तो हमारे लिखने से पहले कमेंट करके बता दिया करिए।
हैदराबाद का होता है सिकंदराबाद। इन दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है और कारण ये है कि सभ्यता, खान पान ये दोनों सेम होने के कारण। कोलकाता का जुड़वा शहर, कोलकाता। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको बता रहे हैं। ये होता है हावड़ा, ठीक। उसके बाद पुणे, पुणे का ये होता है पिंपरी चिंचवाड़ा, चिंचवाड़ा होता है पिंपरी चिंचवाड़ा। उसके बाद एक कटक, इसका जुड़वा शहर है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है जो कि उड़ीसा की राजधानी भी है। उसके बाद हुबली। देखिए अगर आप केवल पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पीडीएफ में आपको वही मिलेगा जो आपके स्क्रीन पर प्रिंट रूप में दिख रहा है। हुबली का होता है धारवाड़। और इसके बाद हम बात करें कोच्चि का, मतलब कि कोचीन जिसको बोलते हैं, तो इसका होता है एर्नाकुलम और दोनों ही केरल के प्रमुख जगह हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये है गांधीनगर, गांधीनगर जो कि गुजरात में है और इसका जुड़वा शहर कहा जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। इसके साथ दुर्ग है, इसका जुड़वा शहर है भिलाई। रांची है, रांची का जुड़वा शहर है हटिया। और ये दोनों झारखंड में है। तो इस तरह देखिए इतने जुड़वा शहर वाले क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। हैदराबाद का सिकंदराबाद, कोलकाता का हावड़ा, पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ा, कटक का भुवनेश्वर, हुबली का धारवाड़, गांधीनगर का अहमदाबाद, दुर्ग का भिलाई, रांची का हटिया। तो इतने तरह के जुड़वा शहर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अगला है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितने है, तो ये है 400 करोड़ वर्ष। अगला है कि 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी शिव समुद्रम में। अब ये है कहाँ पे, तो ये है कर्नाटका में, कर्नाटका में। इसकी कैपिटल कहाँ पे है, तो बेंगलुरु इसकी कैपिटल है और इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। अगला है कि भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन, मतलब कि कोयला की खुदाई वाला काम किस स्थान पे शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया रानीगंज में। रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और इसकी कैपिटल है कोलकाता। आपको बता दें कि जो वेस्ट बंगाल है ये जूट की खेती के लिए जाना जाता है, मतलब कि जूट की सबसे ज्यादा खेती वेस्ट बंगाल में ही होती है। आगे बढ़ें तो अगला है कि खैरब दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं, तो ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मतलब कि ये दोनों देश खैरब दर्रे से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये है कोसी, जो कि एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो गंगा नदी है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि बस जो नदियों के शोक वाले क्वेश्चन है एक ही पूछा जाता है, कई क्वेश्चन है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा भारत का शोक, भारत का शोक, तो ये है कर्मनाशा। बिहार का बता चुके कोसी। बंगाल का शोक, तो ये है दामोदर। असम का शोक ब्रह्मपुत्र। उड़ीसा का शोक ब्रह्माड़ी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चीन का शोक भी कई बार आपसे पूछा गया है, तो ये है वांगहो। हांगहो कहा जाता है, वांगहो या फिर हांगहो कहा जाता है। और ये है शोक वाले क्वेश्चन जो कि कई बार पूछे गए हैं। कभी कभी नदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 6500 या फिर 6600 किलोमीटर के करीब करीब है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है कि वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। दर्रा होते हैं जो कि
पर्वतों के बीच में जो रास्ता होता है, तो ये है नाथुला दर्रा। और आप देखेंगे कि जो मानसरोवर के लिए यात्री जाते हैं वो लोग भी इसी रास्ते से होके जाते हैं। तो इसको 2006 में खोल दिया गया था व्यापार के लिए भारत और चाइना के बीच में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्न में से किसकी वृद्धि मतलब कि परसेंटेज में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है। तो यह महिला साक्षरता, और महिला साक्षरता के साथ जो इनका लिंगानुपात है जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, इसकी भी वृद्धि हुई है। क्योंकि अगर आप इस समय देखेंगे तो सबसे कम जो सेक्स रेशियो या फिर सेक्स रेशियो है यह है हरियाणा की, और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है? केरल का। साक्षरता देखेंगे तो साक्षरता में, ये केवल महिला की बात हो रही है, साक्षरता देखेंगे तो सबसे कम है राजस्थान का और सबसे ज्यादा है केरल का। तो देखा गया है कि जहां पे साक्षरता अच्छी रहेगी वहां पे सेक्स रेशियो भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसमें सबसे तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, तो ये है महिला साक्षरता। देखिए जो केरल स्टेट है यहाँ पे पुरुष साक्षरता भी सबसे ज्यादा है, महिला साक्षरता भी सबसे ज्यादा है, और ऑल ओवर साक्षरता भी सबसे ज्यादा है। अगला एक निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है मतलब कि सबसे पुरानी है? तो ये है आग्नेय। आग्नेय चट्टानें कहाँ से मतलब कहाँ बनती हैं? तो अगर आपने सुना होगा ज्वालामुखी का नाम, तो ये ज्वालामुखी जहाँ पे होता है वहीं पे आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं। अगला है कि निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। आपने देखा होगा कि अमरनाथ की गुफा की यात्रा के लिए एक अमरनाथ यात्रा भी निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो यह है फिलीपींस में। और आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन होगा कि आपको हमें कमेंट करके बताना है कि फिलीपींस की कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ है। फिलीपींस की कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ है, हमें कमेंट करके बताइए। और देखिए आपको बता दें, अगर भारत से ज्वालामुखी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भारत में केवल 2 ज्वालामुखी है। पहला है बैरन ज्वालामुखी और दूसरा है नारकोंडम। ये कहाँ पे है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, दोनों वहीं पे है। और जो नारकोंडम है ये प्रसुप्त है मतलब कि सोया हुआ अवस्था में है, और जो बैरन ज्वालामुखी है ये एक बार जागृत हो चुका है मतलब कि सक्रिय है। तो भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखी है, नाम याद रखिए, बैरन ज्वालामुखी और ये दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी। आपसे लोकेशन भी पूछा जाता है, तो ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो यह है बेतवा। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें बेतवा ही सही था। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई नदियां हैं जो केवल बंगाल की खाड़ी में बे या बंगाल में जाके गिरती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम की तरफ मतलब कि जो गुजरात साइड है इधर गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, तो ऑप्शन हो सकता है नर्मदा। नर्मदा के नाम पे एक यात्रा भी निकाली जाती है और इसका अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में है, हालांकि गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी कुछ भाग पड़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें महानदी था, तो महानदी ट्रिक कर देंगे। अगर महानदी नहीं होता तो यहाँ पे सही उत्तर होता ब्रह्माणी। अगला है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है? तो ये होता है पृथ्वी का नीफे वाला भाग। देखिए आपको थोड़ा सा बता दें हमारी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की सतह को मतलब आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, तो इसका जो ऊपरी सतह है इसको हम कहते हैं परपटी। ध्यान से सुनिए, ये कई बार पूछा गया है। ये परपटी है और यहाँ पे इसकी जो लंबाई है मतलब इसकी जो मोटाई है ये 35 किलोमीटर है। लेकिन अगर समुद्र सतह पे आप बात करेंगे तो ये केवल 5 किलोमीटर है। और इसमें सिलिका और एल्मुना, क्या चीज़? सिलिका और एल्मुना, इसको सीएल कहते हैं। और इसमें सिलिका और एल्मुना मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके नीचे मतलब कि जो परपटी है इसके नीचे जो भाग पाया जाता है, मतलब कि यहाँ तक अगर परपटी हो गई यहाँ तक, तो इसके नीचे जो भाग पाया जाएगा इसे हम कहते हैं मेंटल। और इसकी जो मोटाई है यह है 2900 किलोमीटर। और इसको ही हम कहते हैं निफे, इसी को कहते हैं निफे। और निफे क्यों कहते हैं? क्योंकि नी से होता है निकेल
और फे से होता है फेरस, मतलब कि लोहा, फेरस। तो यहाँ पे निकिल और फेरस की प्रधानता होती है, इसीलिए इसको हम निफे कहते हैं, या फिर इसको आप मेटल भी कह सकते हैं। इसकी मोटाई जानी है 2900 किलोमीटर। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो पहली परत है उसको हम कहते हैं क्या, परपटी। उसके बाद जो परत आती है उसको हम कहते हैं निफे या फिर मेटल। आपको बता दें कि यहाँ पे आग्नेय जो चट्टानें होती हैं यहाँ पे ज़्यादा निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो आसमान का रंग हो जाएगा काला। यही क्वेश्चन आपसे कई तरह से पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, सही उत्तर है काला। पूछा जाता है कि जहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ पे आकाश कैसा दिखेगा, काला। अब आपको जानना चाहिए कि ये काला क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे धूल के कण नहीं रहेंगे। जब वायुमंडल नहीं तो धूल के कण नहीं, जब धूल का कण नहीं रहेगा तो प्रकाश का विक्षेपण, मतलब कि प्रकाश को टकराकर इधर से उधर फैलने वाली क्रिया नहीं होगी, और जो हमें आकाश है वो दिखेगा काला। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है, तो यह है मिसिसिपी नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सा डेल्टा बनाया जाता है पश्चिम बंगाल के करीब करीब, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को कौन बनाता है ये भी आपसे पूछा गया है, तो ये बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। ब्रह्मपुत्रा वही है जो कि कैलाश मानसरोवर से निकलती है, चाइना से होकर के अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा पर्वत से टकरा करके एक नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है मांजुली नदी द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्योंकि ये नदी पर है। द्वीप का मतलब आप क्या समझते हैं कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो मांजुली द्वीप बनाने के बाद ये असम में आती है और असम में इसको ब्रह्मपुत्रा का नाम मिलता है। तो ये सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। ये है कहाँ पे, कौन बनाता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये है आयरन, ये एंथ्रासाइट नहीं। अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है, तो ये है झेलम। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पे है, तो चलिए आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। पहला है दामोदर घाटी परियोजना, तो ये सबसे पहले मतलब कि भारत की सबसे पहली परियोजना थी स्वतंत्र भारत की। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना कौन थी, तो ये थी दामोदर, 1948 में शुरू की गई थी। और आपको बता दें कि ये पश्चिम बंगाल और झारखंड, मतलब कि वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये दोनों स्टेटों की संयुक्त परियोजना है। ये दामोदर नदी पर स्थित है और इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। तो बाढ़ नियंत्रण इसका उद्देश्य है। हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन जितना जरूरी है हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। उसके बाद है भाखड़ नंगल परियोजना, भाखड़ भी कुछ लोग बोलते हैं, नांगल परियोजना। अब ये पंजाब और राजस्थान में है, पंजाब और राजस्थान में, और इसके साथ इसमें कुछ भाग में हरियाणा भी जुड़ा हुआ है। ये है सतलज नदी पे। और इसके बाद आपको बता दें इंदिरा गांधी नगर परियोजना, तो ये भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और ये ब्यास नदी और सतलज नदी पर मिलके बना हुआ है। कोसी नदी परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो भारत और नेपाल के बीच की ये परियोजना है। इसके लिए 1954 में एक समझौता हुआ था नेपाल और भारत के बीच में। कोसी नदी पर इसके लिए बांध भी बनाया गया। एक पूछा जाता है हीराकुंड बांध परियोजना, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है और ये बनाई गई थी महानदी पर। तो देखिए अगर आप केवल पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये सारे फैक्ट नहीं मिलेंगे। जरूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसीलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, मतलब कि अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो रख रहे हैं। अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, तो ये है नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना है और कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। अगला है कि मालवीय प्रेक्षक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये होता है शुद्ध क्षेत्रफल। अगला है कि सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था, तो ये ग्रीकों द्वारा किया गया था सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है जैसलमेर। हालांकि आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो ये है राजस्थान।
कैपिटल है जयपुर, जिसको कि हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, तो यह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए, चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। इसको हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। बेगम हजरत महल 1857 में जो क्रांति हुई थी लखनऊ में, वहाँ पे इन्होंने काम किया था, नाम था बेगम हजरत महल। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं आप चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक करके, या फिर वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा एटलांटिक महासागर से ही प्रवाहित होती है? तो यह है सुसीमा धारा। अगला है कि ठंडी और भारी वायु द्वारा गर्म और हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं शीत वाताग्र। आगे बढ़ें तो अगला है कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो ये होता है लिपुलेख दर्रा। कहाँ पे जाते हैं? चाइना में। चाइना की कैपिटल कहाँ पे है? बीजिंग। और चाइना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर आपने देखा हो इस वीडियो को, वांगहो। और वांगहो चाइना ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो जो मानसरोवर झील है यहाँ से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा तीनों निकलती हैं, और तीनों आप देखेंगे कि इंडिया में आती हैं। अगला है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 180। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण कौन करता है? अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको खुद ब खुद पता होगा, ये किया जाता है ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। नदी कहाँ से टकरा के आती है? तो नमचा बरवा पर्वत से, नमचा बरवा पर्वत से। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं देशांतर। देशांतर कहा जाता है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि स्थल मंडल का मतलब क्या है? स्थल मंडल मतलब कि आपने सुना होगा स्थल मंडल, तो स्थल मंडल का मतलब है पृथ्वी की बाह्य परपटी, मतलब कि जो स्थल मंडल होता है जिसपे सभी जीव जंतु हैं। स्थल मंडल जीव मंडल के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे देखिए जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे ऊपर है आप देख सकते हैं, जिसमें हवा चलती है, प्लेन चलते हैं, सब वायुमंडल है। कई बार आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी और पीसीएस लेवल तक के एग्जामों में पूछा जा चुका है। पूछा जाता है कि कौन कौन? तो पहला होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरा होता है क्या? क्षोभ मंडल के बारे में आपको बता दें कि ये 8 से 18 किलोमीटर दूरी तक होती है, और इसमें अगर आप 165 किलोमीटर ऊंचा जाते हैं तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में गिरावट महसूस होती है। मतलब कि लगभग अगर 6 डिग्री की तापमान होगी, 6 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 किलोमीटर में, जो भी बादल और बारिश वाली सारी घटनाएं होती हैं सभी इसी मंडल में होती हैं। दूसरा होता है समताप मंडल, समताप मंडल। और समताप मंडल में जो वायुयान होते हैं, मतलब हवाई जहाज होते हैं, उड़ते हैं, और समताप मंडल में ही जो ओजोन लेयर है वो शुरू हो जाती है। तीसरा मंडल है, इसको ओजोन मंडल कहते हैं। देखिए समताप, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओजोन किस लेयर में पाई जाती है, तो आपको अगर ओजोन मंडल का ऑप्शन नहीं है तो आपको एकदम समताप मंडल को ही ट्रिक करना होगा, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर ओजोन मंडल का ऑप्शन अलग से मिलता है तो आप ओजोन मंडल को ट्रिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ओजोन मंडल के बाद होता है आयन मंडल, चौथा आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद जो 5वां होता है इसको हम कहते हैं ब्रह्मंडल, मतलब कि सबसे बाहरी वाला मंडल। बस आप ये जानिए 5 होते हैं: सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। अगला है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा देश है? तो ये है नेपाल। हालांकि इसमें भी कई कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र पूछे तो आप नेपाल को ट्रिक कर सकते हैं। भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है।
तो आशा है कि आपने अभी तक इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। अगला है कि निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो ये है पंपास क्षेत्र, मतलब कि अर्जेंटीना में। अगला है कि निम्न में से कौन स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ये है गेसर। निम्न में से कौन पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है? तो हिमालय पर्वत। क्योंकि देखिए अस्थायी खंड मतलब कि जो पृथ्वी के साथ रहा हो, तो हिमालय को जो आप देखते हैं जो इतना ऊंचा है 8,848 मीटर, ये नेपाल में है, जिसको सागर माथा के नाम से हम जानते हैं। ये पृथ्वी का एक अस्थायी हिस्सा नहीं है। जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था, नाम था टिसीथ, टिसीथ नाम था उसका। वहाँ पे इंडो यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने के बाद ये समुद्र के ऊपर जब दो प्लेट टकराई तो यहाँ से एक प्लेट ऊपर होती गई और एक प्लेट उसके नीचे जाती गई। तो इस तरह क्या हुआ कि एक बड़े पर्वत का निर्माण हो गया, और आपने सुना होगा कि इसकी लंबाई आज भी बढ़ रही है। तो यह है हिमालय, जो कि बाद में बना। यहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था हजारों साल पहले, नाम था टिसीथ समुद्र। अगला है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो ये है जिप्सम। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि सॉरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? उत्पादन वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सॉरीकल्चर में क्या होता है कि हम रेशम के कीड़े पालते हैं और इसका रिलेशन है रेशम के से। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर है? सबरीमाला एक मंदिर है जहां पे महिलाओं को एंट्री नहीं थी, इसको लेकर काफी विवाद हुआ। ये मंदिर है केरल में, और यहाँ पे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अलाउ किया। और इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? बाबा विश्वनाथ मंदिर क्या आपको पता है? तो कमेंट करके बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन है। आपको सही उत्तर बता दें कि इस जो सिटी है उसका नाम भी से शुरू होता है। अगला है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। आप इसका PDF डाउनलोड करिए, आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा उत्पन्न करता है कितने वाट का? तो ये होता है 520 मेगावाट का। आगे बढ़ते हैं तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट K2, जिसको कि हम गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? जो नदियां खुद बना लेती हैं तो इसे हम कहते हैं नदियों का तट या फिर तटबंध। कालीमंत्रम की जिस द्वीप का समूह अंग है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बोर्नियो। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि गहरी जड़ी वाले फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, कई बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र के एरिया में पाया जाता है, और ये गहरी जड़ों वाले फसलों के लिए उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? यह है गन्ना। गन्ना से मिलता है चीनी, और गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, जिसकी कैपिटल है लखनऊ। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के रूप में की जाती है? तो यह कपास, जूट, चाय। देखिए होता क्या है कि जो हमारे यहाँ खेती होती है उसका 76% हम केवल खाने वाली फसल उगाते हैं और 24% केवल नकदी फसल उगाते हैं। वही कारण है कि यहाँ पे जो किसान हैं ज़्यादा परेशान होते हैं। कारण ये है कि अगर हम गेहूं और धान उगाएंगे तो उन्हें बेचने में उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है जितना कि उन्हें उगाने में मेहनत है। तो हम अधिकतर क्षेत्र में, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन क्षेत्रों में हम अधिक से अधिक मात्रा में केवल गेहूं और चावल को उगा पाते हैं। तो यहाँ पे केवल 24% हिस्सों में नकदी फसल उगा पाते हैं। नकदी फसल मतलब कि जो ज़्यादा कैश दे, जैसे कि कपास है, चावल है, जूट है। देखिए होता कि अगर आप धान उगाते हैं तो उनमें से आपको अपना हिस्सा काट करके रखना पड़ेगा। जो अगर एक्स्ट्रा हुआ तभी आप उसे बेचेंगे, नहीं हुआ तो नहीं बेचेंगे। लेकिन इनमें क्या है कि आपको इसमें हिस्सा रखना ही नहीं होता है। आप कितना हिस्सा रखेंगे चाय का? सब तो आपको बेचना ही होता है और ज़्यादा पैसा मिलता है। इसे हम नकदी फसल कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या फिर उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो यह है लौह इस्पात उद्योग को। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ये होता है ज्वालामुखी। क्योंकि ज्वालामुखी में क्या होता है कि धरती के अंदर जब गैस भर जाती है तो यहाँ से ये निकल जाती है। भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? 2। आपको भारत के दोनों ज्वालामुखी का नाम कमेंट करके बताना है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको दोनों ज्वालामुखी का नाम
जरूर पता होगा। ये ज्वालामुखियों के नाम बताने के लिए आपका ये आज का तीसरा क्वेश्चन होगा। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ पे है? तो यह है बृहद और लघु हिमालय के बीच में। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह है जस्ता, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? मतलब कि सूर्य के ऊपरी सतह की बात की गई है, यह है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि अंदर का पूछा जाएगा तो यह 6400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। तो धरातल का तापमान है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे होता क्या है कि इतनी गर्मी निकल रही है? तो यहाँ पे होता है संलयन। किसका संलयन होता है? कौन सी गैस का? संलयन मतलब कि नाभिकों का जुड़ना। यहाँ पे है हाइड्रोजन और कुछ भाग हीलियम, यही दोनों गैस हैं। यहाँ पे इन्हीं का नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का एक और उदाहरण है हीरा नहीं, परमाणु बम। हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम। जल्दी जल्दी कवर करने के चक्कर में गलतियां हो रही हैं। हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन में, और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। इसका उल्टा होता है नाभिकीय विखंडन। विखंडन, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, और इसका उदाहरण है परमाणु बम। परमाणु बम। संध्या काल में सबसे अधिक मतलब कि लाल दिखने का कारण क्या है? तो ये होता है पच्छाप के कारण होता है, क्योंकि सूर्य दूर होता है और वहां से केवल रेड कलर की किरणें ही आ पाती हैं। और यहाँ पे अगर मेघ से पूछा जाए तो मेघ का कारण होता है पच्छाप। अगला है कि पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था, तो ये ऑक्सीजन शुरू में नहीं था। बाद में अगर आपने सुना होगा तो पृथ्वी एक जलते हुए आग की गोला थी, बाद में धीरे धीरे यहाँ पे बरसात हुआ और धीरे धीरे यहाँ पे ऑक्सीजन आया। अगला है कि बेगुला की धारा है, तो ये है ठंडी महासागरीय धारा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। आपको बता दें कि इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप इसे अपने एक दोस्त में शेयर करते हैं तो ये वीडियो ढेर सारे लोगों में जा सकती है, इसलिए लाइक करने के साथ जरूर शेयर करिए। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। इस तरह के जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।